हेलो। आज अपन देखेंगे लेक्चर नंबर 7 के बारे में, जिसमें अपन एक्सपेरिमेंट स्टडी डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। जिसको अपन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन स्टडी डिजाइन में क्लिनिकल ट्रायल भी आ सकता है, फील्ड ट्रायल भी आ सकता है, कम्युनिटी ट्रायल भी आ सकता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। जैसे अपन ने पहले भी वीडियो में देखा था कि ऑब्जर्वेशन स्टडी जैसे एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव स्टडी, उसमें अपन एक्सपोजर और मैनिपुलेट नहीं करते, अपन असाइन नहीं करते हैं बाहर से एक्सटर्नली। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में अपन क्या करते हैं, एक्सपोजर को मैनिपुलेट करते हैं बाय इन्वेस्टिगेशन। एक्सटर्नली अपन एक्सपोजर को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे अपन इंटरवेंशन देते हैं। फिर बात करें अपन रैंडमाइजेशन कंट्रोल ट्रायल की, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मेन साइंटिफिक एडवांसेस इन मेथड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में मोस्ट साइंटिफिक एडवांसेस है, जिससे अपन ड्रग वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज ए मेथोडोलॉजी स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड एक तरह से मेथड है आरसीटी। एक क्लिनिकल ट्रायल इज ए प्लान एक्सपेरिमेंट। अपन कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करते हुए एक पहले से प्लान होता है कि अपन को कैसे पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, क्या स्टेप होते हैं। प्लान एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू एसेस द एफिकेसी ऑफ प्रोफाइलेक्टिक डायग्नोस्टिक या थेरेपेटिक एजेंट। कोई न्यू एजेंट है उसका अपन एफिकेसी को टेस्ट करते हैं। कोई डिवाइसेस है, कोई रेजिमिन है, कोई प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, अपन सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करके उसका एफिकेसी को टेस्ट करते हैं। इट एसेंशियली involve the comparing the outcome in the group of patient treated with the treatment, जो न्यू ट्रीटमेंट है, with those the observed in comparable group of patient receiving a control treatment, where patient in both group are enrolled in the prospective study and followed over the same period। तो उसमें अपने पूरे पैराग्राफ में क्या है कि जो भी आउटकम आएगा वो बिटवीन टू ग्रुप में अपन कंपेयर करेंगे। और इट इज ऑलवेज ए प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ये कभी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो ही नहीं सकती। इसमें अपन को एक्सपेरिमेंट करना है, ट्रीटमेंट देंगे और आगे फॉलोअप लेंगे, तो ये और इट इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव स्टडी और इसमें फॉलोअप करना होता है। तो ये 3 स्टेप होते हैं इसमें, तो इस पैराग्राफ से अपन समझ में आते हैं। फिर आता है डिजाइन ऑफ स्टडी, क्या होता है आरसीटी का। तो सबसे पहले अपन ने पॉपुलेशन में सफरिंग फ्रॉम डिजीज में सैंपल साइज अपन ने कलेक्ट की, फिर उसमें से रेंडमाइजेशन किया। रेंडमाइजेशन इज द हार्ट ऑफ द आरसीटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे कि रैंडमाइजेशन के क्या फायदे हो सकते हैं। इसमें अपन रैंडमाइजेशन के बाद 2 ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक रेफरेंस ग्रुप या प्लेसिबो ग्रुप या नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसके बाद अपन पीरियोडिक फॉलोअप लेते हैं, फिर अपन देखते हैं कि कौन न्यू ट्रीटमेंट से कितने पेशेंट डिजीज से क्योर हुए, और ओल्ड ट्रीटमेंट या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट उससे उस ट्रीटमेंट से कितने पेशेंट क्योर हुए। और एक पर टाइम के साथ आगे जाता है तो टेम्परलिटी वो अपन इसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, और इसके जो भी एडवांटेज है कोहॉर्ट स्टडी को वो भी आरसीटी में वो जो कोहॉर्ट स्टडी के एडवांटेज है वो आरसीटी में मेंटेन रहते हैं। फिर अपन बात करें रेंडमाइजेशन, क्या होता है। रेंडमाइजेशन इज द हार्ट ऑफ द आरसीटी। इट एंश्योर दैट द पार्टिसिपेंट हैव इक्वल और नॉन चांस टू बी असाइन इन द बोथ ग्रुप में एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाने के इक्वल और नॉन चांस होते हैं। कोई भी पेशेंट कौन से भी ग्रुप में जा सकता है। वन ग्रुप गेट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट, जैसे स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो गया। द अदर ग्रुप्स गेट द न्यू ट्रीटमेंट बिंग tested which researcher hope and have a reason to believe will be better than the standard treatment। जो न्यू ट्रीटमेंट है वो हमसे बिलीव होता है कि पहले वाले से अच्छा हो। इट प्रोवाइड द बेस्ट वे टू प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू एजेंट और इंटरवेंशन बाय ensuring that the all group are similar as possible। और इसमें से अपन कंफाउंडिंग को इंटरवेंशन बायस इन द आउटकम एज सेंटलमेंट इन मिनिमाइज के, जो भी अपन कंफाउंडिंग फैक्टर है इसमें अपन रैंडमाइजेशन नॉन और अननॉन कंफाउंडिंग है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, को इंटरवेंशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और जैसे सिलेक्शन बायस है उसको बिल्कुल ही मिनिमाइज कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन एडवांटेज है रैंडमाइजेशन का कि अपने सिलेक्शन बायस को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। इट रिमूव द बोथ नॉन एंड अननॉन कंफाउंडर्स thereby ensuring the internal validity of the study। अपन ने पहले से पढ़ा था एक्सटर्नल वैलिडिटी, जिसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है कि अपन जो भी रिजल्ट आया उसको अपन जनरलाइज कर सके पॉपुलेशन में, कि उसको अपन के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जो भी रिजल्ट है वो अपन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन है, तो उसको अपन एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। इंटरनल वैलिडिटी होती है कि रैंडमाइजेशन के थ्रू जो कंफाउंडर है नॉन और अननोन इन दोनों को रिमूव कर सकते हैं, तो स्टडी की इंटरनल वैलिडिटी है वो हाई रहती है। फिर इट एलिमिनेट द सिलेक्शन बायस बाय द इंश्योरिंग कंपेरेबिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप को अपन ने रैंडमाइजेशन से इक्वल और नॉन डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे अपन सिलेक्शन बायस को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देते हैं, जो उसका मोस्ट कॉमन एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट आता है ब्लाइंडिंग करते हैं अपन। ब्लाइंडिंग क्या है, हेल्प इन द बैलेंसिंग द ग्रुप ड्यूरिंग द फॉलोअप में अपन को बैलेंसिंग कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, ब्लाइंडिंग अपन 3 लेवल पे कर सकते हैं, सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग और ट्रिपल ब्लाइंडिंग। सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप है, डबल ब्लाइंडिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप। सबसे मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है, ट्रिपल ब्लाइंडिंग।
सिंगल ब्लाइंडिंग क्या होता है कि पार्टिसिपेंट है वो ओनली ब्लाइंड है। डबल ब्लाइंडिंग में क्या होता है पार्टिसिपेंट प्लस इन्वेस्टिगेटर दो ब्लाइंड है। और ट्रिपल ब्लाइंडिंग में क्या होता है पार्टिसिपेंट प्लस इन्वेस्टिगेटर प्लस एनालाइजर तीनों ब्लाइंड है। अब होता है ब्लाइंडिंग हेल्प टू एलिमिनेट, क्या हेल्प करता है, जैसे को इंटरवेंशन में हेल्प करता है, को इंटरवेंशन को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, और बायस्ड आउटकम एसेटलमेंट को में हेल्प करता है। को इंटरवेंशन में कैसे हेल्प करता है, पार्टिसिपेंट यूज द अदर थेरेपी, कोई अदर थेरेपी न ले रहा हो, जैसे अपन दोनों ग्रुप है उसमें से किसी का चेंज ऑफ बिहेवियर ना हुआ हो, या स्टडी स्टाफ या मेडिकल प्रोवाइडर या फैमिली या फ्रेंड्स है उसको ट्रीट है, पार्टिसिपेंट को ट्रीट कुछ डिफरेंट मेडिसिन या ड्रग या कोई थेरेपी वगैरह न दे रहा हो, इसको रिमूव कर, इसको सबको मिनिमाइज करते हैं ब्लाइंडिंग के थ्रू, इसको अपन बोलते हैं को इंटरवेंशन। फिर होता है बायस्ड आउटकम एसेंटलमेंट। अब क्या होता है इसमें पार्टिसिपेंट में रिपोर्ट द सिम्टम और आउटकम डिफरेंटली, और फिजिशियन और इन्वेस्टिगेटर में एलिसिएट सिम्टम और आउटकम डिफरेंटली। इस चीज को इस पॉइंट को इसको इस बायस को मिनिमाइज करने के लिए अपन ब्लाइंडिंग करते हैं, ब्लाइंडिंग से ही बायस बिल्कुल मिनिमाइज हो सकता है। फिर अपन है कि क्लिनिकल ट्रायल है तो इसमें फेजेज होती है, कौन कौन सी फेजेज होती है, तो इसमें 4 फेजेज होती है, फेज 1, फेज 2, 3 और 4। इससे पहले अपन फेज 1 करते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसमें फेज 1 में टेस्टेड ऑन द हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स, इसमें हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं, हेल्दी ह्यूमन होते हैं वो अपन फेज 0 और फेज 1 में लेते हैं। और फिर इसमें डोज होती है, वो इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं अप टू 10 तक पार्टिसिपेंट होते हैं, डोजिंग होती है वो माइक्रो डोजिंग यूज करते हैं इसमें 1/10 पार्ट ऑफ द डोज बिकॉज द हाई डोज में बी बेटर। फिर फेज 1 होती है, इसमें अपन सेफ्टी एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में चेक करते हैं, और इसमें सेफ्टी एंड नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल ऑफ द ड्रग के बारे में पता करते हैं, और मैक्सिमम टॉलरेबल डोज ऑफ द ड्रग है वो फेज 1 में अपन यूज करते हैं। और ये कितने सैंपल साइज क्या होता है, अप टू 50 हेल्दी वॉलंटियर, हेल्दी फेज 1 में भी हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं। और फेज 2 की बात करें, इसमें लॉन्ग टर्म सेफ्टी या साइड इफेक्ट के बारे में अपन देखते हैं, जिसमें हाँ, इसमें सैंपल साइज होती है 100 to 500 होती है। डोज एंड शेड्यूल के बारे में देखते हैं, एफिकेसी को टेस्ट करते हैं, और मैक्सिमम जो ड्रग फेलियर होता है वो फेज 2 में होता है। फिर फेज 3 में बात करें, ये इफेक्टिवनेस के बारे चेक करने के बारे में होती है, और आरसीटी करते हैं वो फेज 3 में होती है अपनी, उसमें सैंपल साइज होता है वो 100 मोर देन 100 होता है। अब फेज 4 की बात करें तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है, या मॉनिटर द लॉन्ग टर्म या रियर साइड इफेक्ट है, वो अपन फेज 4 में चेक करते हैं। वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं वो फेज 4 में करते हैं, इसमें भी कम्युनिटी बेस्ड होती है, वो सैंपल साइज होती है 1000 to 5000 तक होती है। और अपन फेज जब भी मार्केट में लॉन्च होती है ड्रग, वो कब होती है, फेज 3 के बाद और फेज 4 से पहले। जब भी मार्केट में कोई भी ड्रग लॉन्च होती है तो उसको फेज 3 के कंप्लीट होने के बाद मार्केट में लॉन्च। फिर अपन बात करें एग्जांपल ऑफ द थेरेपेटिक ट्रायल का, जैसे अपन ने बात की थी कि इसके 3 टाइप होते हैं रैंडमाइज्ड ट्रायल के, क्लिनिकल ट्रायल, फील्ड ट्रायल प्लस कम्युनिटी ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल हो गया थेरेपेटिक ट्रायल, और अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि अपन फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल को प्रिवेंटिव ट्रायल भी करते हैं, जिसमें अपन उसमें वैक्सीन वगैरह के ऊपर अपन को टेस्टिंग करनी होती है, तो उसमें वो यूज करते हैं, वो वाला ट्रायल यूज करते हैं। इसमें कोई ड्रग या डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो उसके ऊपर अपन थेरेपेटिक ट्रायल यूज करते हैं। जैसे इसमें अपन एक एग्जांपल लिया है कि टू स्टडी पे न्यू ड्रग रेजिमेन है, एनडीआर इफेक्टिव लोअर द वायरल लोड एंड इंप्रूव द CD4 काउंट इन HIV पेशेंट कंपेयर टू द स्टैंडर्ड थेरेपी। हार्ड थेरेपी देते हैं अपन, हाईली एक्टिव एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी देते हैं नॉर्मली, उसकी बेसिस में एनडीआर इफेक्टिव ज्यादा है कि नहीं इसके ऊपर अपन एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो अपन सबसे पहले HIV इन्फेक्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन द इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, फिर रेंडमाइजेशन से पेशेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, जिसमें वन रिसीव द एनडीआर, अदर रिसीव द हार्ड थेरेपी। फिर अपन फॉलो अप करेंगे पीरियडिकली, फिर एस्टिमेट द वायरल लोड एंड CD4 काउंट अपन पीरियडिकली मेजर करेंगे, उस बेसिस पे अपन फिर अपन एनालिसिस करेंगे। तो फिर यूज द स्टैटिस्टिकल मेथड टू सी द इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वायरल लोड एंड CD4 काउंट इन द टू ग्रुप के, किस सबसे वायरल लोड किसमें कम है, CD4 काउंट किसमें बढ़ा, वो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। फिर प्रिवेंटिव ट्रायल है, जो फील्ड ट्रायल या कम्युनिटी ट्रायल के लिए कहते हैं, मोस्टली वैक्सीन के लिए कर सकते हैं। तो ये भी एक ट्रायल है जिसमें डिसाइडेड नेशनल या रीजनल या लोकल लेवल वेदर के कोई न्यू वैक्सीन आया है, उसको वैक्सीन इज अप्रोप्रिएट फॉर द कंट्री और पॉपुलेशन। फिर डेवलप फेज 1 ट्रायल डिजाइन करते हैं, उसमें हेल्दी वॉलंटियर अपन फाइंड आउट करते हैं, एडल्ट चिल्ड्रन और मेन वुमेन, कैरी आउट द स्क्रीनिंग फॉलोड बाय एनरोलमेंट, फिर रैंडमाइज द पेशेंट इनटू 2 ग्रुप में उसको रैंडमाइज कर डिवाइड कर सकते हैं रैंडमाइजेशन के थ्रू। वन ग्रुप रिसीव द वैक्सीन, अदर रिसीव द प्लेसिबो, and follow up the participant periodically, record the safety, estimate the immunogenicity of
periodically. Use the statistical method to stabilize the safety and immunogenicity of periodically. और इसमें से कौन सी वैक्सीन है जो ज़्यादा बेनिफिट देती है अपन टेस्टिंग के बाद अपन डिसाइड कर सकते हैं। फिर है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है आरसीटी के। तो एडवांटेज है द ओनली इफेक्टिव मेथड टू नॉन टू कंट्रोल द सिलेक्शन बायस। पहले भी पढ़ा है कि सिलेक्शन बायस बिल्कुल मिनिमाइज कर सकती है और कंट्रोल द कंफाउंडिंग कंफाउंडर नॉन और अननोन कंफाउंडर बोथ को रिमूव कर सकते हैं अपन। जैसे अपन आप पहले केस कंट्रोल में पढ़ा था कि नॉन कंफाउंडर को रिमूव करने के लिए अपन मैचिंग करते हैं, मैचिंग से अपन नॉन कंफाउंडर को रिमूव कर सकते हैं। इसमें अपन रेंडमाइजेशन के थ्रू अपन नॉन और अननोन कंफाउंडर दोनों को रिमूव कर सकते हैं। फैसिलिटेट द इफेक्टिव ब्लाइंडिंग इन सम ट्रायल। अपन ब्लाइंडिंग से कोई इंटरवेंशन या बायस्ड होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। वो मेंटेन द एडवांटेज ऑफ द कोहोर्ट स्टडी। जो कोहोर्ट स्टडी के एडवांटेज थे वो भी अपन आरसीटी में एडवांटेज सेम के सेम रहते हैं, वो मेंटेन रहते हैं। फिर क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स होती है, एक्सपेंसिव होती है और एथिकल इश्यू आ सकते हैं इसमें कि अपन पेशेंट को एक को न्यू ड्रग दे रहे हैं, एक को बेसिक ड्रग दे रहे हैं या एक किसी को प्लेसिबो दे रहे हैं। और लेक द रिप्रेजेंटेटिव के वॉलंटियर्स डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अपन किसी वॉलंटियर में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट क्या अदर पॉपुलेशन में अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू।